एक ऐसी टीम की कल्पना करना, मतलब जो लगातार 11 मैच जीती हो। एक ऐसी मशीन जो मैदान पर उतरने से पहले ही सामने वाली टीम को साइकोलॉजिकली हरा दे। हाँ बिल्कुल, एक इनविंसिबल ऑरा बन जाता है ऐसी टीम्स का। सही बात है। और पिछले हफ्ते इसी टीम ने 205 रन का टारगेट ऐसे आसानी से चेज कर लिया था जैसे कोई नेट प्रैक्टिस चल रही हो। एग्जैक्टली, और वो टारगेट छोटा लगने लगा था उनके सामने। पर सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि वही अजेय मशीन ठीक एक हफ्ते बाद उसी विरोधी के सामने, मतलब सिर्फ 19.2 ओवर में पूरी तरह से ढेर हो गई। हाँ, तहस नहस हो गई पूरी बैटिंग लाइनअप। तो एक ही हफ्ते में इतना बड़ा उलटफेर आखिर कैसे हो सकता है? आज के इस डीप डाइव में हम आईपीएल 2026 के मैच नंबर 42 की इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। ये मैच सच में इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के उस 11 मैच वाले अजेय रथ को जिस तरह रोका ना, उसके पीछे की पूरी कहानी आज हम समझेंगे। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले क्रिकेट की ऐसी गहराई भरी जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल क्रिकेट दरबार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, क्योंकि ऐसी इनसाइड स्टोरीज आपको वहीं मिलेंगी। और देखिए, इस नतीजे ने पूरे टूर्नामेंट के समीकरण बदल दिए हैं। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में पिछला जो इनका मुकाबला था, गुजरात ने 205 रन का बड़ा पहाड़ खड़ा किया था, पर बेंगलुरु ने उसे बहुत छोटा साबित कर दिया था ना? बिल्कुल। विराट कोहली की 81 रन और देवदत्त पडिक्कल की 50 रन की जो पारी थी ना, उस टारगेट को बिल्कुल बौना सा बना दिया था। तो उस हार के बाद गुजरात के लिए इस मैच में दांव बहुत ऊंचे थे। मतलब उनके पास टूर्नामेंट में बने रहने के लिए जीत के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। सही कहा। और दूसरी तरफ बेंगलुरु अपनी जगह टॉप 2 में मजबूत करना चाहती थी, और यहीं से गुजरात के थिंक टैंक ने उस पलटवार की कहानी लिखी जो किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। तो इस मास्टर क्लास की शुरुआत होती कहाँ से है? मुझे लगता है टॉस से ना। शुभमन गिल ने टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया। पर यहाँ ना मेरे दिमाग में एक सवाल है। हाँ, पूछे। T20 क्रिकेट में टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना तो एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है, खासकर जब बाद में ड्यू आने वाली हो, ऑस गिरने वाली हो। तो फिर गिल के इस फैसले को सब मास्टर स्ट्रोक क्यों कह रहे हैं? ड्यू का फायदा उठाना तो सब करते हैं। ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि ऊपर से देखने में ये बहुत आम फैसला लगता है, पर असली स्ट्रैटेजी छुपी थी पिच नंबर 6 की बनावट में। अच्छा, पिच नंबर 6 में क्या खास था? देखिए, अहमदाबाद में अलग अलग मिट्टी की पिचेस हैं। गिल ने जो पिच चुनी वो 75% लाल मिट्टी से बनी थी, और लाल मिट्टी की खासियत होती है ये काली मिट्टी के मुकाबले बॉल को बहुत तेजी से कैरी करती है। पर एक सेकंड, अगर पिच बॉल को तेजी से कैरी कर रही है तो ये तो बैटर्स के लिए अच्छा होना चाहिए ना? बॉल सीधे उनके बैट पर आएगी। तो ये गुजरात के बॉलर्स के लिए फायदेमंद कैसे हुआ? यहीं पर सबसे टेक्निकल ट्विस्ट है। लाल मिट्टी बैटिंग के लिए अच्छी होती है, पर तब जब बॉल थोड़ी पुरानी हो जाए। तो मतलब शुरुआती ओवर्स में नहीं? एग्जैक्टली। शुरुआत में जब लाल मिट्टी ताज़ा होती है और नई बॉल का सीम बिल्कुल कड़क होता है, तो पहले 4-5 ओवर में पेसर्स को बहुत ही तीखा बाउंस और सीम मूवमेंट मिलता है। अच्छा, तो गुजरात का थिंक टैंक ये जानता था पहले से? बिल्कुल जानता था। उन्होंने सिर्फ ड्यू को ध्यान में रखकर बॉलिंग नहीं ली थी, उन्होंने जानबूझकर अपने फास्ट बॉलर्स को वो शुरुआती विंडो दी जहां पिच सबसे खतरनाक होती है। तो प्लान ये था कि शुरुआती मूवमेंट का फायदा उठाओ, बेंगलुरु के अग्रेसिव टॉप ऑर्डर को तोड़ दो और फिर बाद में ड्यू आने पर आराम से बैटिंग करो। एकदम सही समझा आपने। और इसी लाल मिट्टी के बाउंस ने इस मैच के सबसे हाई वोल्टेज पावर प्ले ड्रामे को जन्म दिया। हाँ, आप रबाडा और कोहली के क्लैश की बात कर रहे हैं ना? हाँ, कगिसो रबाडा बनाम विराट कोहली, ये इस सीजन का अल्टीमेट ड्यूल था। वाकई, रबाडा बॉलिंग कर रहे थे और कोहली तो मतलब ऐसे हावी हुए कि एक ही ओवर में लगातार 5 चौके जड़ दिए। वो सच में देखने लायक था। कोहली ने पेस का बहुत अच्छा यूज किया और सिर्फ 13 बॉल्स में 28 रन बना डाले। हाँ, उन 5 बॉल्स को देखकर तो यही लग रहा था कि बेंगलोर का वो इनविंसिबल रूप फिर से वापस आ गया है। पर छठी बॉल पर गेम बदल गया। देखिए, लगातार 5 चौके खाने के बाद कोई भी बॉलर पैनिक कर जाता है। वो या तो यॉर्कर डालने की कोशिश करता है या बॉल आगे फेंक देता है। पर रबाडा के पास तो इतना एक्सपीरियंस है, उन्होंने पैनिक नहीं किया होगा। एग्जैक्टली। उन्होंने लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा और ऑफ स्टंप की बहुत ही टाइट लाइन पर रखा, और वहीं पर वो लाल मिट्टी वाली स्ट्रेटेजी काम कर गई। हाँ, बॉल टप्पा खाकर थोड़ी रुकी और उसमें एक एक्स्ट्रा बाउंस आया। और कोहली तो फ्लो में थे, उन्होंने पुल करने का ट्राई किया। सही कहा। और वो एक्स्ट्रा बाउंस उनके बैट के टॉप एज पर लगा और बॉल सीधे राशिद खान के हाथों में। और ये सिर्फ एक विकेट नहीं था,
मुझे लगता है इस कैच ने मैच की पूरी डायरेक्शन ही बदल दी। बिल्कुल बदल दी। हालांकि इसके बाद थोड़ी देर के लिए आरसीबी ने खुद को संभाला था। हाँ, एक टाइम पर स्कोर 71 रन पर 2 विकेट था। देवदत्त पाडेकल काफी सेट लग रहे थे वहां। पर उसके बाद जो हुआ है ना, वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और डेटा का एक अजीब सा केस स्टडी है। स्कोर 71 पर 2 से सीधा 96 पर 6 हो गया। मतलब सिर्फ 25 रन के अंदर 4 बड़े विकेट्स गिर गए। ये तो पूरा डोमिनो इफेक्ट था। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। जब जितेश शर्मा सिर्फ 1 रन बनाकर, टिम डेविड 9 रन पर और कुणाल पांड्या 4 रन पर आउट हुए, तो ये सिर्फ खराब फॉर्म नहीं था। तो फिर क्या था? ये उनका वो एग्रेसिव टेम्पलेट था जिसमें वो हमेशा खेलते हैं। 71 पर 2 होने पर टीम को एक एंकर की जरूरत होती है। हाँ, कोई ऐसा प्लेयर जो इनिंग्स को 15 ओवर तक ले जाए आराम से। पर आजकल बैटर्स मैच की सिचुएशन से ज्यादा रन रेट वाले मैच पर फोकस करते हैं। लाल मिट्टी पर स्पिनर्स को जो ग्रिप मिल रही थी, उन्होंने उसे कंप्लीटली इग्नोर कर दिया और हर बॉल पर बड़ा शॉट मारने चले गए। इसको ना हम एक बहुत अच्छी एनालॉजी से समझ सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा था जैसे कोई स्पोर्ट्स कार 150 की स्पीड पर हाईवे पर दौड़ रही हो और अचानक उसके सामने 4-5 स्पीड ब्रेकर आ जाएं। ये बहुत अच्छा कंपैरिजन है ना? मतलब आरसीबी की प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई थी कि हर ओवर में 10 रन बनाने हैं, चाहे कंडीशंस कैसी भी हों। और जब वो ग्रिप वाली एबनॉर्मल कंडीशन आई तो उनका सिस्टम क्रैश हो गया। बिल्कुल क्रैश हो गया। नतीजा ये हुआ कि पूरी टीम 19.2 ओवर में सिर्फ 155 रन पर ऑल आउट हो गई। ये स्टेटिस्टिक्स सुनकर ही अजीब लगता है। 2025 में एसआरएच के खिलाफ ऑल आउट होने के बाद ये पहली बार था जब आरसीबी की पूरी टीम 20 ओवर भी नहीं खेल पाई। वैसे मैच के ऐसे ही मजेदार टर्निंग पॉइंट्स के वीडियो एनालिसिस देखने के लिए आप सभी यूट्यूब पर क्रिकेट दरबार जरूर सब्सक्राइब करें। हाँ, वहाँ काफी डिटेल्ड वीडियोस आते हैं। और देखिए, T20 का रूल है कि अगर पहले बैटिंग करते हुए आप 20 ओवर नहीं खेलते तो आप ऑटोमेटिकली 20-30 रन पीछे हो जाते हैं। वो तो है, पर इस कलैप्स में एक बॉलर की बात करना बहुत जरूरी है। अगर हम प्लेयर इम्पैक्ट रेडार का डेटा देखें तो मैच का रुख पलटने में एक साइलेंट किलर का सबसे बड़ा हाथ था। आप जेसन होल्डर की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल, जेसन होल्डर इस मैच के असली एमवीपी साबित हुए और उनका जो 3D इम्पैक्ट था ना, वो सच में कमाल था। हाँ, 3D इम्पैक्ट मतलब बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग तीनों में उनका कंट्रीब्यूशन रहा। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 29 रन देकर 2 विकेट लिए। रोमारियो शेपर्ड और जितेश शर्मा के। पर मुझे उनकी बॉलिंग टेक्निक ने बड़ा इंप्रेस किया। उन्होंने अपनी हाइट का पूरा यूज किया। 6 फुट 7 इंच के हैं वो। एग्जैक्टली। उन्होंने सिर्फ स्पीड पर डिपेंड नहीं किया। जब उतनी हाइट से बॉल लाल मिट्टी की हार्ड लेंथ पर हिट होती है तो बैटर के लिए उस एक्स्ट्रा बाउंस को रीड करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सही बात है। शेपर्ड और जीतेश जैसे खिलाड़ी जो डेथ ओवर्स में खतरनाक हो जाते हैं, उन्हें इसी हाइट से फंसा लिया। और उनकी फील्डिंग की तो क्या ही बात करें। उन्होंने 3 कैचेस लिए थे। हाँ, और उसमें से जो रजत पाटीदार का कैच था, ओहो, एक इतने लंबे खिलाड़ी का हवा में डाइव लगाकर वो तेज बॉल पकड़ना, उसने दिखाया कि मोमेंटम पूरी तरह गुजरात के पास जा चुका है। और उनका बैटिंग कंट्रीब्यूशन भी उतना ही क्रूशियल था, भले ही लोग उसे ओवरलुक कर दें। हाँ, 10 बॉल में 12 रन सुनने में छोटा लगता है, पर जब गुजरात चेस करते हुए मिडिल ओवर्स में फंस गई थी, विकेट्स गिर रहे थे, उस प्रेशर वाली सिचुएशन में होल्डर ने स्ट्राइक रोटेट करके टीम को जीत के पास लाकर खड़ा कर दिया। ये एक मैच्योर प्लेयर की निशानी होती है। चलिए अब ना इस चेस की तरफ आते हैं। टारगेट 156 का था और मैदान पर मतलब इतनी भारी ड्यू गिर रही थी। हाँ, बॉलर्स के लिए बॉल को पकड़ना बहुत मुश्किल होने वाला था। कागज पर तो यही लग रहा था कि गुजरात के लिए ये बहुत ही केक वॉक होने वाला है। शुभमन गिल ने शुरुआत भी वैसी ही की। उन्होंने सिर्फ 18 बॉल्स में 43 रन जड़ दिए। 200,030 की स्ट्राइक रेट से खेले वो। एग्जैक्टली। और पावर प्ले में ही स्कोर 69 पर 2 था। अब यहाँ एक टेक्निकल सवाल आता है। ड्यू अपना काम कर रही थी, स्टार्ट इतनी धांसू मिल गई थी, तो फिर गुजरात ने आसानी से मैच खत्म क्यों नहीं किया? स्कोरबोर्ड 111 पर 5 कैसे हो गया अचानक? यही तो क्रिकेट की खूबसूरती है। जब सब कुछ बैटर्स के हक में लग रहा हो, तब क्लास और एक्सपीरियंस गेम में वापस आते हैं। और ये किया भुवनेश्वर कुमार ने। भुवी ने? उन्होंने 3 विकेट लिए ना? हाँ, और उनमें सबसे बड़ा विकेट था जॉश बटलर का। बटलर उस वक्त 20-5 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। ओह, 19 बॉल्स में 39 रन। वो तो मैच ऑलमोस्ट ले ही उड़े थे। पर एक चीज है, भुवी तो शुरुआती स्विंग के बॉलर है ना। मिडिल ओवर्स में जो बॉल ड्यू से गीली हो गई हो, तब बटलर जैसे सेट प्लेयर को क्लीन बॉल कैसे कर दिया उन्होंने? ये उनकी टेक्निकल ब्रिलियंस है। जब गीली बॉल स्विंग नहीं होती तो भुवी ने वॉबल सीम का यूज किया।
वोबल सीम, इसमें क्या होता है? इसमें बॉल की सीम सीधी नहीं रहती, थोड़ी दगमगाती हुई पिच पर गिरती है। टप्पा खाने के बाद ये किसी भी तरफ कट कर सकती है। अच्छा, मतलब अनप्रिडिक्टेबल होती है। बिल्कुल। हम्म। भुवी ने हल्का सा पेस भी चेंज किया। बटलर बड़ा शॉट मारने गए, पर बॉल ने जो अनएक्सपेक्टेड कट लिया, बटलर पूरी तरह बीट हो गए और सीधे बोल्ड। वाह! और इस एक विकेट ने ना आरसीबी के कैंप में एक नई जान फूंक दी थी। बिल्कुल। फिर उसके बाद यंग स्पिनर सुयाश शर्मा ने भी उस प्रेशर का फायदा उठाया। हाँ, उन्होंने सेट खिलाड़ी जेसन होल्डर को फंसा लिया अपनी स्पिन में। जो गुजरात 69 पर 2 से आराम से जीत रही थी, वो अचानक 111 पर 5 पर आ गई। मतलब हर एक रन के लिए स्ट्रगल होने लगा था। फैंस की तो सांसें ही अटक गई होंगी। मैच बिल्कुल बैलेंस में आ गया था, पर क्रीज पर एक ऐसा प्लेयर था जो इन सब सिचुएशंस के मास्टर हैं। राहुल पेवोतिया। हाँ, उनका तो नाम ही ठंडे दिमाग से फिनिश करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने 9 बॉल में 16 रन की पारी खेली। और सबसे अच्छी बात थी कि उन्होंने कोई अंधा शॉट नहीं खेला, कोई रिस्क नहीं लिया। बिल्कुल। फील्ड देखी, गैप्स ढूंढे और पूरे कैलकुलेशंस के साथ बैटिंग की। उनकी इसी अप्रोच की वजह से गुजरात ने 15.5 ओवर में ही टारगेट पूरा कर लिया और 4 विकेट से जीत दर्ज की। वैसे टेवोटिया के ऐसे ही आखिरी ओवर थ्रिलर्स की लिस्ट अगर आपको देखनी है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल क्रिकेट दरबार को सब्सक्राइब करें। जरूर करें। और देखिए, 25 बॉल बाकी रहते हुए मैच जीतना, ये दिखाता है कि रन रेट गुजरात के कंट्रोल से कभी बाहर नहीं गया। हाँ, बीच में कुछ झटके लगे, पर टारगेट कंट्रोल में ही था। और इस एक मैच ने ना पूरे टूर्नामेंट के पॉइंट्स टेबल को हिलाकर रख दिया है। सही में प्लेऑफ की रेस अब बहुत ज्यादा टाइट हो गई है। बेंगलुरु का वो जो अजय रथ था 11 मैच का, वो अब रुक गया है। वो अभी भी टेबल में नंबर 2 पर है ना, 8 मैच में 12 पॉइंट्स के साथ। हाँ, नंबर 2 पर हैं, पर उनके लिए अब मार्जिन ऑफ एरर खत्म हो चुका है। मतलब आगे की राह मुश्किल है। बहुत मुश्किल। बाकी बचे 6 मैचेस में से उन्हें टॉप 2 में फिनिश करने के लिए कम से कम 3 या 4 मैच जीतने ही पड़ेंगे। और टॉप 2 जरूरी इसलिए है क्योंकि वहां से फाइनल के 2 चांसेस मिलते हैं ना। एग्जैक्टली। और उनका अगला मैच भी दिल्ली कैपिटल्स जैसी डेंजरस टीम से है। तो वहां फाइट आसान नहीं होने वाली। दूसरी तरफ अगर गुजरात की बात करें तो ये जीत उनके लिए किसी संजीवनी बूटी जैसी थी। 8 मैच में 8 पॉइंट्स के साथ वो नंबर 5 पर आ गए हैं। और उनकी प्लेऑफ की उम्मीदें पूरी तरह जिंदा हो गई हैं। पर इन सब पॉइंट्स और कैलकुलेशन से अलग इस मैच ने T20 की स्ट्रैटेजी को लेकर बहुत बड़े सबक दिए हैं। सबसे बड़ा लेसन तो वो एग्रेसिव टेम्पलेट को लेकर ही है। आजकल सब टीम सोचती हैं कि बस पहले बॉल से हिट करना है। हाँ, बिना पिच को पढ़े बस एक ही गियर में गाड़ी चलानी है। पर 20-30 एक्स्ट्रा रन के चक्कर में पूरी टीम को आउट करवा लेना एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी आरसीबी की तरफ से। मुझे भी यही लगता है। अगर पिच पर शुरू में मूवमेंट थी तो थोड़ा संभल कर खेलते, शायद 155 की जगह 170 का स्कोर बन जाता अगर विकेट हाथ में होते, और वो मैच जीतने के लिए काफी होता। बिल्कुल। और गुजरात से ये सीखने को मिला कि बुरी तरह हारने के बाद वापस बाउंस बैक कैसे करते हैं। उन्होंने पुरानी गलतियों को समझा, पिच को रीड किया और अपने प्लान्स को मैदान पर एग्जीक्यूट किया। तो अगर हम आज के इस चर्चा के मेन पॉइंट्स को रैप अप करें, हाँ। तो गिल का टॉस जीतकर लाल मिट्टी चुनना सच में गेम चेंजर था। हाँ, और फिर रबाडा का वो ट्रैप जिसमें उन्होंने कोहली को फंसाया। साथ ही जेसन होल्डर का वो खामोश पर मैच विनिंग 3D इम्पैक्ट जिसने आरसीबी के मिडिल ऑर्डर को चलने नहीं दिया। और आखिर में भुवी की वो वॉबल सीम वाली टेक्निक और ऑफ कोर्स राहुल टेवतिया का आइस कूल फिनिश, इन सब ने मिलकर एक जबरदस्त मैच हमें दिया। ये सिर्फ बैट और बॉल का खेल नहीं था, ये डेटा, मौसम और इंसानी दिमाग का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉकटेल था। बिल्कुल सही कहा। और यहीं से ना एक बहुत बड़ा सवाल उठता है सबके सोचने के लिए। आजकल T20 क्रिकेट पूरी तरह डेटा और एल्गोरिदम पर चलता है, जहां बैटर्स को बोला जाता है कि बस जाओ और आक्रमण करो। हाँ, ऑल आउट अटैक। तो क्या अब इस ऑल आउट अटैक की फिलॉसफी पर सवाल उठने लगे हैं? मतलब अगर एक पिच का ध्यान से किया गया एनालिसिस किसी 11 मैच की अनबीटन टीम को ऐसे ताश के पत्तों की तरह बिखरा सकता है, तो क्या T20 का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ आक्रमण है या फिर असली ताकत एडेप्टेबिलिटी है, मतलब कंडीशंस के हिसाब से खुद को ढालने की कला? ये तो सोचने वाली बात है सच में। क्या इस नए दौर में डेटा हमेशा असली मिट्टी से हार जाएगा? इस सवाल का जवाब आगे के मैचेस में देखना सच में बहुत इंटरेस्टिंग होगा।
और इसी नोट पर हम आज की इस डीप डाइव को यहीं खत्म करते हैं। ऐसी ही शानदार इनसाइड स्टोरीज और एनालिसिस के लिए एक आखिरी बार याद दिला दूं, हमारे YouTube चैनल क्रिकेट दरबार को जरूर सब्सक्राइब करें। अलविदा और मिलते हैं अगले मुकाबले के बाद।